ओके, पार्ट 5 दैट इज़ रोटेशन ऑफ ऑडिटर। हमने क्या पढ़ा? इंडिविजुअल और फर्म दोनों को अपॉइंट किया जा सकता है। इंडिविजुअल एक टर्म सर्व करेगा, फर्म 2 टर्म सर्व करेगी। उसके बाद इनका कूलिंग पीरियड आ जाएगा, तो इस कूलिंग पीरियड में नया ऑडिटर आएगा, दैट इज़ इनकमिंग ऑडिटर। ये वाले एक्सपायर हो जाएगा इनका टेन्योर, ये एक्सपायरिंग ऑडिटर या आउटगोइंग ऑडिटर, और नया ऑडिटर आएगा। तो जब हमने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट देखा था कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, एक कंपनी जिसको ऑडिट कमेटी बनानी है, जिसको नहीं बनानी, ऐसे केस था। वही सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि जब एक ऑडिटर का टेन्योर एक्सपायर हो गया तो नया ऑडिटर अपॉइंट करना है। तो सेम केस वही है ना कि यहाँ पे भी तो नया ऑडिटर अपॉइंट किया था, तो यहाँ पे भी ऑडिट कमेटी वाला केस फिर से अराइज होगा। तो वो सब देखेंगे। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी के मेंबर्स। मेन काम ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स। एजीएम में मेंबर्स ऑफ द कंपनी में रिजोल्व टू प्रोवाइड दैट इन द ऑडिट फर्म अपॉइंटेड बाय देम, मेंबर्स ने कोई ऑडिट फर्म अपॉइंट की होगी, द ऑडिटिंग पार्टनर एंड हिज टीम शैल बी रोटेटेड एट सच इंटरवल एज मे बी रिजोल्व बाय मेंबर्स। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये फर्म अपॉइंट किए, इसमें डिफरेंट सीएस होंगे, उनकी टीम होगी। तो जो भी टीम, अलग अलग टीम्स बन रही होंगी इसमें, तो मेंबर्स क्या कर सकते हैं? कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं कि एक साल, पहले साल ये ऑडिट करेंगे, नेक्स्ट ईयर ये ऑडिट करेंगे, नेक्स्ट ईयर ये टीम ऑडिट करेगी, नेक्स्ट ईयर ये टीम ऑडिट करेगी। तो अलग अलग पार्टनर्स को ऐसे कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम, कोई भी टाइम मेंबर्स अपने आप से रोटेशन का डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कहते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड, मेंबर्स ऑफ द कंपनी में रिजोल्व दैट द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर। अगर रिक्वायरमेंट है कंपनी को एक से ज़्यादा ऑडिटर की, तो आप एक से ज़्यादा ऑडिटर भी अपॉइंट कर सकते हैं मेंबर्स। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच कंपनी शैल रोटेट देयर ऑडिटर्स। अब रोटेशन के सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बताएगी। तो मैनर क्या बताया रोटेशन का? मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जब पहला ऑडिटर अपॉइंट किया गया था तो ऑडिट कमेटी वाला केस था। ऑडिट कमेटी बनानी है, ऑडिट कमेटी नहीं बनानी। अगर ऑडिट कमेटी बनानी है तो वो 3 मैटर्स कंसीडर करेगी, उसके बाद बोर्ड को रेकमेंड करेगी, बोर्ड एग्री होता है तो मेंबर्स को बताएगा। ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड वो 3 बातें कंसीडर करेगा और फिर अपनी रिकमेंडेशन मेंबर्स को देगा। और यहाँ पे अगर बोर्ड डिसएग्री हो जाता है तो वो अपने डिसएग्रीमेंट ऑडिट कमेटी को देगा, प्लस साथ में रीजंस देगा। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी अपना जो रिकमेंडेशन है उसको चेंज नहीं करती, कहती नहीं चेंज करती कि नहीं हम तो यही रखेंगे, मिस्टर एक्स या मेसर्स एक्स वाई जेड को ही ऑडिटर बनाया जाएगा, तो अगर ऑडिट कमेटी अपना चेंज नहीं करती तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी रिकमेंडेशन देंगे, प्लस साथ में रीजंस भी देंगे मेंबर्स के सामने अपनी रिकमेंडेशन कि हम चाहते हैं ये अपॉइंट हो ऑडिटर, और रीजंस भी देंगे साथ में फॉर देयर इनकन्सिस्टेंसी या नॉट अप्रूवल ऑफ ऑडिट विद ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन। जो उन्होंने अप्रूव नहीं किया ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन को, उसके रेस्पेक्ट में अपने डिसएग्रीमेंट के रीजंस भी देंगे, डिसएग्री किया जो उन्होंने। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बता सकती है। मैनर इन विच कंपनी शैल रोटेट देयर ऑडिटर्स। अब क्या रूल्स हैं? मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर ऑन द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। एक ऑडिटर रखा है, टर्म एक्सपायर हो गया, अब नया अपॉइंट करना है, तो इसमें सिर्फ यही बता रखा है कि ऑडिट कमेटी रेकमेंड करेगी बोर्ड को नेम ऑफ इंडिविजुअल या ऑडिट फर्म जिसको भी जो भी रिप्लेस करेगी इनकम्बेंट ऑडिटर ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ सच इनकम्बेंट। तो जो आउटगोइंग, जिस ऑडिटर का टर्म एक्सपायर हो रहा है उसकी जगह नया ऑडिटर आएगा, तो नया ऑडिटर उसको रिप्लेस करेगा। तो जो ऑडिटर उसको रिप्लेस करेगा, ऑडिट कमेटी अगर है तो ऑडिट कमेटी बोर्ड को रेकमेंड करेगी। उसके बाद बोर्ड मेक इट्स रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट ऑडिटर बाय द मेंबर्स इन एजीएम। अब क्या होता है? ऑडिट कमेटी अगर बनानी है तो ऑडिट कमेटी रेकमेंड करेगी बोर्ड को। वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, बोर्ड शैल कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ सच कमेटी एंड इन अदर केस। अदर केस कौन सा? जिसको ऑडिट कमेटी नहीं बनानी, जिसको ऑडिट कमेटी नहीं बनानी। The board shall itself consider the matter of rotation of auditor and make its recommendation to or make its recommendation for appointment of next auditor by members in AGM। सिंपल सी बात, ऑडिट कमेटी बनानी है और नहीं बनानी। ऑडिट कमेटी बनानी है तो ऑडिट कमेटी किसको बताएगी? बोर्ड को, और बोर्ड अपनी रिकमेंडेशन मेंबर्स को। ऑडिट कमेटी किसको रेकमेंड करेगी? बोर्ड को, और बोर्ड मेंबर्स को बताएगा। ऑडिट कमेटी नहीं बनानी तो बोर्ड किसको रेकमेंड करेगा? मेंबर्स को एजीएम में अपॉइंट करने के लिए, जो ऑडिटर पुराने वाले ऑडिटर को रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट, फॉर द पर्पस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर। रोटेशन के पर्पस के लिए अब यहाँ पे कुछ बातें बताई हैं। रोटेशन के लिए क्या कहता है ये? फॉर द पर्पस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ एन ऑडिटर, इंडिविजुअल हो या ऑडिट फर्म हो, ठीक है, द पीरियड फॉर विच इंडिविजुअल और फर्म
हैज़ हेल्ड ऑफिस एज ऑडिटर प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट shall be taken into account for calculating the period of 5 consecutive years or 10 years as the case may be। अब रोटेशन के पर्पज़ के लिए, अब रोटेशन का पर्पज़ क्या कहता है? रोटेशन कहता है इंडिविजुअल को आप 5 साल तक और फर्म को 10 साल तक ऑफिस होल्ड करा सकते हो, होल्ड कर सकता है ऑफिस, ठीक है। रोटेशन का पर्पज़ ये है, ठीक है। अब ये कहता है कि जब ये एक्ट आया, एक्ट का कमेंसमेंट था, उससे पहले तो ये रूल था नहीं रोटेशन का, ये तो एक्ट के कमेंसमेंट सब, ये अगर ये डेट ऑफ कमेंसमेंट है, यहाँ पे एक्ट आया है, यहाँ पे एक्ट आ गया, तो यहाँ पे रूल्स आया किसका, कौन सा रूल आया? रोटेशन का। रोटेशन का रूल यहाँ पे आया, तो इससे पहले तो रोटेशन का रूल था नहीं, इसके बाद में रोटेशन का रूल आया। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे मिस्टर एक्स एक ऑडिटर थे, अब एक्ट के आने के बाद रोटेशन का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो ये कह रहा है कि या क्या आप यहाँ से 5 साल कैलकुलेट करोगे या पीछे का जो पीरियड है उसका, ऑफिस होल्डिंग का जो पीरियड है वो भी कैलकुलेट कर। तो ये कह रहा है कि इस पीछे वाले पीरियड को भी कंसिडर करना है। सपोज जो लास्ट ऑडिटर इस टाइम पे मिस्टर एक्स थे, फिर एक्ट आ गया, मिस्टर एक्स ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि मिस्टर एक्स ने पीछे जितना टाइम ऑफिस होल्ड किया है, आगे के 5 साल कैलकुलेट करने में भी इस टाइम को भी कंसिडर करना है। फिर से देखते हैं, ऑडिटर इंडिविजुअल और फर्म हैज़ हेल्ड ऑफिस prior to the commencement of the act shall be taken into account for calculating period of 5 consecutive years or 10 years as the case may be। ये डेट ऑफ कमेंसमेंट है, मिस्टर एक्स एक ऑडिटर है, वो यहाँ से ऑफिस होल्ड करके आ रहे हैं, सपोज 2 साल पहले उन्होंने ऑफिस होल्ड किया। अब यहाँ पे जो भी एजीएम होगी, यहाँ इस एजीएम पे आके उनको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कुछ टाइम तो होगा, क्योंकि ऑडिटर एजीएम से एजीएम में अपॉइंट होते हैं, उनका टेन्योर एजीएम से एजीएम चलता है। तो इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद जो भी फर्स्ट एजीएम होगी, उस फर्स्ट एजीएम में उनको कुछ टाइम तो होगा ऑफिस होल्ड किए हुए। तो कहता है कि एक्ट के कमेंसमेंट के बाद, एक्ट के कमेंसमेंट से पहले का टाइम भी कंसीडर करना है। यहाँ पे अब 5 साल या 10 साल, अब उनको तो मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है तो उसको 5 साल मिलेगा, अगर उन्होंने पहले 2 साल कंसीडर किया तो उनको कितने साल मिलेंगे? 3 साल, उनके हो गए 5 साल। तो ये कह रहा है एक्ट के कमेंसमेंट से पहले का टाइम भी कंसिडर होगा कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स कैलकुलेट करने में। अभी आगे हमारा इलस्ट्रेशन आएगा, उसमें हमें और क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट कहता है द इनकमिंग ऑडिटर, इनकमिंग कौन है? पुराने वाला एक्सपायर हुआ तो उसकी जगह जो उसको रिप्लेस करेगा वो नया इनकमिंग ऑडिटर। द इनकमिंग ऑडिटर और ऑडिट फर्म शैल नॉट बी एलिजिबल इफ सच ऑडिटर और ऑडिट फर्म इज एसोसिएटेड विद आउटगोइंग ऑडिटर और ऑडिट फर्म अंडर द सेम नेटवर्क ऑफ ऑडिट फर्म। अगर जाने वाला ऑडिटर और आने वाला ऑडिटर सेम नेटवर्क ऑफ ऑडिट फर्म में है तो आने वाला ऑडिटर इनएलिजिबल हो जाएगा, वो ऑडिट नहीं कर सकता। He shall not be eligible if outgoing and incoming auditor are under same network of audit firm, then incoming auditor shall not be eligible for as an auditor of the company। सेम नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है ना, सेम ब्रांड, ट्रेड नेम, फर्म जो है वो ऑपरेट कर रही है, सेम ट्रेड नेम, सेम ब्रांड नेम और कॉमन कंट्रोल, दोनों फर्म्स के ऊपर कॉमन कंट्रोल है। यह तो अब तक था या इन फ्यूचर होगा, तो सेम नेटवर्क का मतलब क्या है? फर्म्स ऑपरेटिंग अंडर सेम ब्रांड नेम, ट्रेड नेम एंड कॉमन कंट्रोल, दोनों के ऊपर कॉमन कंट्रोल है, तो इसे क्या कहते हैं? सेम नेटवर्क में। अगर सेम नेटवर्क में है तो इनकमिंग ऑडिटर भी इनएलिजिबल होगा, वो भी ऑडिट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, ये क्या है? हिथरटू, यानी इसका मतलब होता है अब तक, टिल नाउ और इन फ्यूचर। अगर या तो अब तक या फ्यूचर में ऑपरेटिंग सेम नेम, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम और कॉमन कंट्रोल में है तो इनकमिंग ऑडिटर भी इनएलिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है फिर से फॉर द पर्पज़ ऑफ, अभी फॉर द पर्पज़ ऑफ रोटेशन के प्रिंसिपल चल रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? रोटेशन का मेंबर्स बताएंगे जो, फिर रूल्स बताए गवर्नमेंट ने, और ये रूल्स ही चल रहे हैं हमारे। ये फॉर द पर्पज़ ऑफ रोटेशन, लास्ट पॉइंट क्या कहता है? रोटेशन के पर्पज़ के लिए ये कहता है अ ब्रेक इन द टर्म ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, continuous period of 5 year shall be considered as fulfilling the requirement of rotation। हमें बताए एक टर्म कैसे बनता है? 5 साल कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, यानी लगातार 5 साल होने चाहिए। तो कहता है अगर आपने 5 साल की चेन तोड़ दी, अगर आपका ऑडिटर, ये 5 साल का टर्म था उसका, लेकिन वो यहीं पे चला गया,
मतलब 3 साल काम किया है उसने, फिर आके कहता है बाद में कि 1 साल का ब्रेक के बाद कि 2 साल अभी मेरे रहते हैं, तो कहते हैं ऐसा नहीं। अगर आपकी चेन टूटी बीच में, अगर आपके ब्रेक इन द टर्म, आपकी टर्म में ब्रेक हुआ, तो आपको क्या माना जाएगा, वो आपकी रोटेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा, यानी इट विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्सपायरी ऑफ योर टेन्योर। आपका टेन्योर अब एक्सपायर हो चुका है, अब आप नेक्स्ट 5 ईयर्स तक फिर से ऑडिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इफ ए पार्टनर हु इज इन चार्ज ऑफ ऑडिट फर्म, एक पार्टनर है फर्म का, वो इंचार्ज है, एंड आल्सो सर्टिफाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी सर्टिफाई करता है, तो दो काम करता है। फर्म का पार्टनर है, कौन सी, ऑडिट फर्म का पार्टनर है, वो क्या करता है, इंचार्ज भी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के सर्टिफाई भी करता है। रिटायर्स फ्रॉम द सेड फर्म, उस फर्म से चला गया, एंड जॉइन्स अनदर फर्म ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट्स, सच अदर फर्म शैल आल्सो बी इनएलिजिबल टू बी अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ये कहता है एक फर्म ये रही, एक फर्म ये रही, यहाँ पे एक पार्टनर है मिस्टर एक्स, वो क्या है, फर्म के इंचार्ज भी हैं और सर्टिफाई करते हैं, फर्म के इंचार्ज भी हैं और सर्टिफाई क्या करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो दो काम करते हैं। इन्होंने ये फर्म रिटायर हो गए यहाँ से, इस फर्म से इसमें चले गए। अब क्या हुआ, इस फर्म का टेन्योर एक्सपायर हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सोच रहे हैं, रेकमेंड किया है इस फर्म को एज एन ऑडिटर, इनको ऑडिटर बनाने का, तो ये फर्म भी इन एलिजिबल हो जाएगी। ऑल्दो वो रिटायर हो गए यहाँ से, बट ही वाज अ मेजर फैक्टर, की पर्सन थे वो, क्योंकि इंचार्ज से ऑडिट फर्म के और सर्टिफाई भी करते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो दिस फर्म शैल आल्सो बी इन एलिजिबल फॉर द पर्पज ऑफ बिकमिंग द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ये इनएलिजिबल हो जाएगा। एक पॉइंट पढ़ा था हमने कॉमन पार्टनर का, कॉमन पार्टनर, अगर एक पार्टनर दोनों फर्म में कॉमन है एक टाइम पे, वो एक टाइम पे था, तो तब भी फर्म इनएलिजिबल थी, कॉमन पार्टनर था। बट यहाँ पे अब ये रिजाइन करके चला जाता वो कोई नॉर्मल पार्टनर, तब तो ठीक था, तब कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मेन पार्टनर है, इंचार्ज ऑफ ऑडिट फर्म है, वो सर्टिफाई भी करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो अगर ये रिटायर करके भी जाता है तब भी दूसरी फर्म जिसमें वो जा रहा है वो इनएलिजिबल हो जाएगी, और वो भी 5 साल तक ऑडिट नहीं कर सकती। अब अगर आगे हमारा इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनिंग रोटेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के केस में रोटेशन कैसे होगा। यहाँ पे ये एक्ट का कमेंसमेंट है, इससे पहले तो रोटेशन का प्रिंसिपल था नहीं, इसके बाद आया। मिस्टर एक्स हमारे ऑडिटर थे पहले से ही। अब यहाँ पे कंपनी की फर्स्ट एजीएम हुई, एक्ट के कमेंसमेंट के बाद कंपनी की जब फर्स्ट एजीएम हुई यहाँ पे, तो एजीएम से एजीएम चलता है ऑडिटर का टेन्योर, तो मिस्टर एक्स को यहाँ पे आके, इस एजीएम में आके कुछ टाइम हुआ होगा, जो पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं वो, तो इस एजीएम पे आके उनको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कुछ टाइम हुआ होगा, वो टाइम हमें यहाँ पे दिया हुआ है इस टेबल में। वो टाइम, नंबर ऑफ consecutive ईयर्स फॉर विच एन इंडिविजुअल ऑडिटर हैज़ बीन फंक्शनिंग एज ऑडिटर इन द सेम कंपनी इन द फर्स्ट एजीएम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। तो कहता है कि इस प्रोविज़न के आने के बाद जो फर्स्ट एजीएम हुई है, वो फर्स्ट एजीएम हुई है, उसमें जो भी साल हुए हैं ऑडिटर को, 2 3 4 5 जो भी ईयर्स हुए हैं उसको, वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं इस टेबल में, ठीक है, इसमें ये आ गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स विच ही मे बी अपॉइंटेड इन द सेम कंपनी इंक्लूडिंग ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड कितने का है, 3 साल का, तो कितने ईयर्स तक और अपॉइंट किया जा सकता है, और लास्ट में एग्रीगेट टेन्योर उसका कितना बनेगा उस कंपनी में, ये हम देखने वाले हैं। अब देखते हैं, ये कहता है कि यहाँ पे का कमेंसमेंट हुआ इस सेक्शन का, ये रहा पूरा टेन्योर, इससे समझ आएंगे हम। मिस्टर एक्स एक ऑडिटर थे हमारे पहले से ही कंपनी की, जब यहाँ पे फर्स्ट एजीएम हुई इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट एजीएम हो गई। अब इस फर्स्ट एजीएम में ये एजीएम, यहाँ पे फर्स्ट एजीएम हो गई कंपनी की, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स को सपोज 5 साल या उससे ज़्यादा हो गए, अगर 5 साल या उससे ज़्यादा हो गए इस एजीएम पे आके, तो लेकिन मिस्टर एक्स तो इंडिविजुअल है, उनको तो 5 साल तक ही करना था, तो 3 साल का टाइम तो देंगे ही देंगे, ट्रांजिशनल पीरियड सबको मिलेगा। तो ये कहता है अगर 5 से ज़्यादा भी हो रहा हो या 5 हो, तो आपको पूरा टाइम मिलेगा 3 साल का, तो कम से कम। तो अगर पहली एजीएम पे किसी ऑडिटर को 5 साल हो गए, तो उसको 3 तो मिलेंगे, तो उसके कितने बन गए, 8। वो कहते नहीं 5 नहीं 6 हो गए थे, 6 हो गए, तो तब भी आपको 3 तो मिलेंगे,
तो आपके यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 9 हो जाएंगे, फिर 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं नहीं यहाँ पे 7 साल हो गए थे, तो 3 तो फिर भी मिलेंगे, तो कितने हो गए 10। तो 3 साल तो मिलने ही मिलने हैं, अगर 5 से ज़्यादा है तो 5 या 5 से ज़्यादा है 3 साल तो मिलेंगे ही। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं नहीं 4 साल हुए थे, यहाँ पे आके फर्स्ट एजीएम पे 4 साल हुए थे। अगर 4 साल हुए थे यहाँ पे तो 3 साल तो मिलेंगे ही, 3 साल मिलेंगे। 4 साल में 1 साल कम रह रहा है, 5 होने में 1 साल कम रह रहा है, लेकिन वो ट्रांजिशनल पीरियड ही स्क्वायर ऑफ कर देगा उस पीरियड को। तो 3 साल ये मिल गए तो मैक्सिमम 7 ईयर्स तक होल्ड कर सकता है कमेंसमेंट के बाद। वो कहते हैं नहीं 3 साल हुए थे पहली एजीएम में, जो कमेंसमेंट के बाद हुई है पहली एजीएम में, उसमें 3 साल हुए थे। तो 5 साल होने में कितने रह रहे हैं 2, तो ये तो यही स्क्वायर ऑफ कर देगा 3 साल ही, तो 3 साल तो देना ही है, तो टोटल 6 साल हो गए इसको। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है ये, नेक्स्ट कहता है मुझे तो 2 ही साल हुए थे पहली एजीएम में, पहली एजीएम में 2 साल हुए थे, आपको कितने रह रहे हैं 5 कंप्लीट करने में, 3 रह रहे हैं, तो 3 तो ये मिल ही रहे हैं, तो 5 साल ही होल्ड कर सकते हो कमेंसमेंट के बाद। वो कहते हैं नहीं मुझे तो 1 ही साल हुआ था, तो 1 साल में 4 साल और रह रहे हैं 5 कंप्लीट करने में, कहते हैं 4 साल मिलेंगे, 3 तो वो मिलेंगे और एक और मिलेगा 3 से ज़्यादा, तो 5 साल को आप होल्ड कर सकते हो। सो ये था हमारा ट्रांजिशनल पीरियड को इंक्लूड करके एग्रीगेट, इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद आप एग्रीगेट ऑडिटर कितना टाइम होल्ड कर सकता है ऑफिस को सेम कंपनी में। नेक्स्ट, इंडिविजुअल ऑडिटर शैल इंक्लूड, इंडिविजुअल ऑडिटर अदर इंडिविजुअल्स और फर्म्स, तो इंडिविजुअल ऑडिटर इनको भी इंक्लूड करेगा, साथ में ये भी इंक्लूड है हुज नेम ट्रेडमार्क और ब्रांड इज यूज्ड बाय सच इंडिविजुअल ऑडिटर। तो इंडिविजुअल ऑडिटर में कौन कौन इंक्लूड है, वो इंडिविजुअल और फर्म जिनका नेम ट्रेडमार्क या ब्रांड ये इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है, जिनका ट्रेडमार्क ब्रांड या नेम ये इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है, वो सारे इंडिविजुअल और फर्म्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वो भी ऑफिस होल्ड इतने टाइम तक ही कर सकते हैं, अगर इनएलिजिबल नहीं है तो। Consecutive year shall mean all preceding financial year for which individual auditor has been the auditor until there has been a break by 5 years or more। Consecutive years का मतलब समझाया इसने यहाँ पे। Consecutive years का मतलब है एक ऑडिटर जो पिछले सालों से कंटिन्यूसली ऑडिटर है, कंटिन्यूसली ऑडिटर है पिछले कंटिन्यूस सालों में, अगर बीच में ब्रेक नहीं है तो कितने का, 5 या उससे ज़्यादा साल का, क्योंकि 5 साल का हो जाएगा तो वो तो कूलिंग पीरियड हो जाएगा, तो अगर उससे छोटा ब्रेक है अंटिल देयर हैज़ बीन ए ब्रेक और बाय 5 ईयर्स और मोर, तो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स 5 साल होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव 5 कंटिन्यूस ईयर्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे 3 साल के बाद ब्रेक हो गया, 3 साल के बाद ब्रेक हो गया तो कूलिंग पीरियड आ जाएगा, तो कहता है ये 3 साल इसके कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है फर्म का केस। ऑडिट फर्म में क्या होगा, ऑडिट फर्म 10 साल के लिए होती है, ऑडिट फर्म का टेन्योर 10 साल होता है। सेम केस यहाँ पे 10 साल, तो कहता है कमेंसमेंट के डेट के बाद जो फर्स्ट एजीएम हुई, कमेंसमेंट के डेट के बाद जो फर्स्ट एजीएम हुई उसमें मुझे 10 साल हो गए थे, तो कहते हैं 3 साल ट्रांजिशनल पीरियड तो मिलेगी, आपका 13 हो गया। वो कहते हैं नहीं 10 नहीं 11 थे मुझे, तो 11 हो गए थे, 11 हो गए थे, 3 तो मिलेंगे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे उसके 11, 11 थे फर्स्ट एजीएम में, उसको 11 साल हो गए, 3 और मिलेंगे तो 14 हो गए। वो कहते हैं नहीं 12 हो गए थे, 12 हो गए थे, कोई बात नहीं 3 तो मिलेंगे तो 15 हो जाएंगे, तो ये सब हो जाएगा। कहते हैं मुझे 9 साल हुए थे, 9 साल टर्म पूरी करने में कितना है 1 साल, वो तो यही स्क्वायर ऑफ कर देगा, तो 3 तो मिलेंगे, तो 9 3 12 हो गए। वो कहते हैं नहीं 8 साल हुए थे, 8 साल टर्म पूरा करने में 2 साल की नीड है, लेकिन ये तो यही स्क्वायर ऑफ कर रहा है, तो 2 को कंसिडर ही नहीं करेंगे, 8 और 3 11 हो गया। 7 साल, तो इसके कितना रह रहा है 3 रह रहा है, तो ये तो 3 ही स्क्वायर ऑफ कर देगा, तो तब भी 10 साल ही बने। कहते नहीं 6 साल हुए थे, कितना रह रहा है 4 रह रहा है, लेकिन ट्रांजिशनल पीरियड कितना मिलेगा 3, तो कहता है नहीं पूरा 4 दो अब 10 साल। 5 साल हुए थे 10 साल, तो जो ई कम है इनमें तो पूरे 10 साल ही मिलेंगे। तो ये टेबल क्लियर है हमें। नेक्स्ट आता है ऑडिट फर्म शैल इंक्लूड अदर फर्म्स whose name, ट्रेड मार्क और ब्रांड इज यूज्ड बाय द फर्म और एनी ऑफ इट्स पार्टनर। यहाँ पे ऑडिट फर्म में क्या क्या इंक्लूड होगा, वो फर्म्स भी आ जाएंगी जिनका नेम या ट्रेडमार्क या ब्रांड ये वाली फर्म यूज़ करती है,
या इस फर्म का कोई पार्टनर यूज़ करता है। ओके, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का मतलब क्या होता है? ऑल प्रीसीडिंग ईयर्स, फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द फर्म हैज़ बीन द ऑडिटर अंटिल देयर हैज़ बीन अ ब्रेक बाय 5 और मोर। ये कहता है कि कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का मतलब होता है वो सारे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स जब फर्म ऑडिटर थी। क्या थी? फर्म ऑडिटर थी। अगर 5 साल या उससे ज़्यादा का ब्रेक नहीं है तो ये है। तो यहाँ पे अब कंपनी, हम यहाँ पे खड़े हैं अगर, तो सारे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स काउंट कर लो जब वे कंटिन्यूसली ऑडिटर थी। अगर 5 साल या उससे ज़्यादा का ब्रेक है, अगर 5 साल या उससे ज़्यादा का ब्रेक है तो काउंट नहीं करेंगे हम। 5 साल या उससे ज़्यादा का ब्रेक होता है तो वो तो कूलिंग पीरियड आ जाता है, फिर तो नेक्स्ट टेन्योर स्टार्ट होता है ना। तो इसलिए अगर 5 साल या उससे ज़्यादा का ब्रेक है तो फिर तो यहाँ से टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए कंटिन्यूस ईयर्स का मतलब क्या था? कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का ऑल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स जिसमें फर्म ऑडिटर थी, अगर 5 साल का ब्रेक नहीं है तो 5 साल या उससे ज़्यादा का, क्योंकि वो तो फिर कूलिंग पीरियड हो गया, उसके बाद तो नया स्टार्ट हो जाएगा टेन्योर। फिर क्या कहते हैं? यस, वेयर अ कंपनी हैज़ अपॉइंटेड 2 और मोर इंडिविजुअल्स और फर्म्स और कॉम्बिनेशन देयरऑफ एज जॉइंट ऑडिटर। हमने कहा पढ़ा था अभी कि मेंबर्स को अगर रिक्वायरमेंट दिखती है, कंपनी को रिक्वायरमेंट दिखती है तो मेंबर्स के थ्रू अपॉइंट किए जा सकते हैं एक से ज़्यादा ऑडिटर्स भी। दोज आर कॉल्ड जॉइंट ऑडिटर्स। तो कोई भी कॉम्बिनेशन, इंडिविजुअल फर्म, फर्म फर्म, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, तो ऐसे कुछ भी एज जॉइंट ऑडिटर, द कंपनी में फॉलो द रोटेशन ऑफ ऑडिटर इन सच मैनर दैट बोथ और ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स एज द केस में बी डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म इन द सेम ईयर। ये क्या कहते हैं? कंपनी ने 2 ऑडिटर अपॉइंट कर दिए, एक्स और वाई, ठीक है। वेयर ए कंपनी हैज़ अपॉइंटेड 2 और मोर ऑडिटर्स, तो जॉइंट ऑडिटर्स हो गए दोनों, यस। तो कंपनी ऐसा, कंपनी के पास ऑप्शन है एक ऐसा रोटेशन फॉलो करने की कि जो दोनों या सारे जॉइंट ऑडिटर्स हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जेड ऑडिटर्स हैं, डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म इन द सेम ईयर। ये कंपनी ने यहाँ पे अपॉइंट कर दिया एक्स, वाई और जेड को। इनका 5 साल के बाद टेन्योर यहाँ पे एक्सपायर, 3 हो गए। अब 3 नए ऑडिटर अपॉइंट किए जाएंगे, यहाँ पे नया ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा और इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये क्या कहता है कि इस प्रॉब्लम के लिए अब नया ऑडिटर आएगा तो कंपनी एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा रोटेशन का मैनर रख सकती है जिससे अगर जैसे एक्स, वाई और जेड 3 ऑडिटर्स हैं तो इनको इस टाइम पे अपॉइंट ना करे, वाई को यहाँ पे कर ले, जेड को यहाँ पे कर ले, जेड यहाँ पे हो गया, तो इनका एक टाइम पे टेन्योर एक्सपायर ना हो। एक्स का यहाँ पे होगा, फिर वाई का यहाँ पे होगा, जेड का यहाँ पे होगा, तो और कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकती है ताकि सबका टेन्योर एक टाइम पे ख़त्म ना हो, एक टाइम पे एक्सपायर ना हो। हेयर फर्म शैल इंक्लूड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, तो यानी इंडियन एलएलपी। तो फर्म में क्या आ जाएगा? एलएलपी भी इंक्लूडेड है। फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। कौन सी? इंडियन एलएलपी, जो कि इंडियन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2001 में रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट हुई है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट ऑडिटर। ये अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।